देखिए, हमारी जो सिलेबस है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति एवं वन विकास की, इनमें जो सबसे पहले जो चैप्टर है भारत के वनस्पतिक प्रदेश, तो इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन पहले ही कर चुके हैं। भारत में वनों का स्थानिक वितरण, इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। वनों का वर्गीकरण, इनके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज के जो क्लास है वह है वृक्षों की प्रमुख जातियां एवं उनकी उपयोगिता। उसके बाद यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग देखेंगे क्लास में। अपवाह तंत्र में अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप, भारत के नदी बेसिन, हिमालय का अपवाह तंत्र, बहुल नदी सिद्धांत, हिमालय जल अपवाह के नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, नदियों की बदलती जलधाराएं, भारत के मुख्य जलप्रपात, झीलों के प्रकार और भारत की प्रमुख झीलें। इन सभी को हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी ओशनोग्राफी में देखेंगे। और पहले की क्लासों में में भी हम लोगों ने काफी कुछ ज्योग्राफी ओशनोग्राफी में देख चुके हैं। जो सभी महासागरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जितने भी यहाँ पर भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी किस प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में ज्वालामुखी है, सभी चीजों के बारे में हम लोग अपनी क्लास में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है हो तो पूछ सकते हैं, विभूति जी, अनुराधा जी। कोई प्रश्न है विभूति जी? नहीं सर, नहीं ओके क्लास चल। ओके ओके अनुराधा जी। हम्म जो जो चैप्टर जो कंप्लीट हो चुके हैं, अगर किन्हीं को उनका भी पीडीएफ चाहिए तो यहाँ मैं क्लास में अपलोड कर दूंगा, ऐसा तो अपलोड किया हुआ है। देखिए, आज हम लोग वनों की प्रमुख जातियां तथा उनकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्पेसीज ऑफ ट्री एंड देयर यूटिलिटी। उपयोगिता का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर है, किस प्रकार से हम लोग इनका उपयोगिता होती है पेड़ पौधे की। तो यहाँ पर जो जातियां हैं, जाति का अर्थ क्या होता है? प्रजाति। जाति तथा उपयोगिता के आधार पर यहाँ पे देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं। जाति तथा उपयोगिता के आधार पर भारत को निम्न निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। जाति तथा उपयोगिता के आधार पर भारत के वृक्षों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। देखिए, जो वृक्ष की जो प्रमुख जातियां हैं, यहाँ इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है सदाबहार वन की लकड़ियां। सदाबहार वन की लकड़ियां में कौन कौन सी लकड़ी आती, जो इनमें भी जो प्रमुख लकड़ी हैं उन सभी को लिया गया है। देखिए, सबसे पहले लिया गया है रोजवुड, गुर्जन, तेलसूर, जिसे इरूपी भी कहा जाता है, तून। उनके बाद है यहाँ पर मानसून वन के मुख्य वृक्ष। कि मानसून वन में कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं, तो इनमें लिया गया है साल, सखुआ, सागौन, जिन्हें टिक भी कहा जाता है, शीशम, ह- हल्दू, पलास, अर्जुन, महुआ। उनके बाद हिमालय के अधिक ऊंचाई वाले वन की कौन कौन सी लकड़ियां हैं, तो यहाँ पर सबसे प्रमुख वृक्ष आते हैं चीर, देवदार, नीला चीर, रजत देवदार, अखरोट, भुर्ज। तो ये सभी यहाँ पर प्रमुख वृक्ष हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा पहला नंबर पर सदाबहार वन की लकड़ियां। सदाबहार वन की लकड़ियां।
सबसे पहले लिखिएगा सदाबहार वन की लकड़ियां, इनमें लिखिएगा रोजवुड, इनमें लिखिएगा यह प्रमुख रूप से यह प्रमुख रूप से पश्चिमी घाट के ढलानों पर पश्चिमी घाट के ढलानों पर तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश ओडिशा, झारखंड, ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाया जा सकता है। इसके आगे लिखिएगा इन वनों की लकड़ियां इन वनों की लकड़ियां ठोस, कठोर, मजबूत तथा उत्कृष्ट होती है। उत्कृष्ट मतलब काफी लंबी होती है। देखिए, जो रोजवुड की जो लकड़ियां हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो लकड़ियां होती है काफी मजबूत ठोस होती है, और जो ये काफी उत्कृष्ट भी होते हैं, मतलब काफी लंबे लंबे देखने को मिलती है। इनका रंग भी किस प्रकार से होता है? गहरा बैंगनी कलर का होता है। और इनका उपयोग क्या क्या में हम लोग करते हैं? फर्नीचर बनाने में, तख्ता बनाने में, मतलब जो मेज कुर्सी हो गई, सजावटी प्लाईबोर्ड बनाने के लिए किया जाता है। पहला नंबर सभी का हो गया। विभूति जी, अनुराधा जी। देखिए, नेक्स्ट लिखिएगा गुर्जन। नेक्स्ट लिखिएगा गुर्जन। इसमें लिखिएगा यह असम, इसमें लिखिएगा यह असम, पश्चिम बंगाल, यह असम, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एवं निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार वनों में पाया जाता है। सदाबहार वनों में पाया जाता है। इसको इसकी लकड़ियां धुंधले लाल तथा भूरे रंग की होती है। इनकी लकड़ियां धुंधले लाल तथा भूरे रंग की होती है। गुड मॉर्निंग मोनिका जी, ज्योति जी, आप लोग काफी लेट आए हैं आज की क्लास में।
देखिए, ये जो गुर्जन लकड़ी है, इनका उपयोग कहाँ पर होता है? इनका घरों में निर्माण के लिए किया जाता है, जिनमें हम लोग आकर्षक जो डिजाइन बनाते हैं, उन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनका उपयोग पैकिंग पेटी, चाय के डिब्बों, फर्श, वैगन ये सभी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, आज की क्लास में जो लेट आए उनको बता रहे हैं कि आज हम लोग यहाँ पर वृक्षों की प्रमुख जातियां एवं उनकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने वनों की जो प्रमुख जातियां होती है, इनमें 3 हैं और इनमें से एक के बारे में अभी हम लोग रोजवुड और गुर्जन के बारे में देखे हैं। इसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखिएगा। देखिए, जो गुर्जन लकड़ी ये कहाँ पे पाई जाती है? असम में, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सदाबहार वनों में ये पाया जाता है। इनकी कलर किस प्रकार से होती है? ये भूरे रंग तथा धुंधले लाल तरह के ये दिखाई देते हैं। और इनका उपयोग क्या कहाँ पर किया जाता है? जब घर का जो निर्माण ये सब करते हैं, जैसे ढलाई ये सब भी में हो गए, तो वहां पे इन सभी लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। उनके अलावा यहाँ पर पेटी ये सभी बनाने में जितना भी जो भी जो फल ये सब होते हैं, उन सभी का पेटी बनाने के लिए भी उपयोग में किया जाता है। गुड मॉर्निंग राजकुमार जी, सोनी जी, सभी को गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, तिलसुर तथा इरुपु। लिखिएगा, तिलसुर एवं इरुपु। इसमें लिखिएगा, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लास है, जिनमें हम लोग वृक्षों की प्रमुख प्रकार की प्रजातियों के बारे में और उनकी कहाँ कहाँ पर उपयोगिता होती, किस प्रकार से होती है, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हाँ, इनमें लिखिएगा, यह मुख्यतः पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। देखिए, जो तेलसुर लकड़ी कहाँ पे पाई जाती है? ये पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सभी में ये पाया जाता है। इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, इसकी लकड़ी अत्यंत ठोस, कठोर, मजबूत तथा टिकाऊ होती है। ये किस प्रकार की लकड़ी होती है? ये काफी ठोस, कठोर और मजबूत लकड़ी होती है। जितने भी देखिए सदाबहार वन में जितनी भी लकड़ियां आते हैं, ये सभी लकड़ियां काफी मजबूत होती है। पता है क्यों? क्या क्लास कोई बता पाएंगे कि यहाँ की लकड़ियां क्यों सबसे ज्यादा मजबूत होती है? विभूति जी, अनुराधा जी, मोनिका जी, ज्योति जी, लक्ष्मी जी, सभी लोग बताइए, यहाँ पर क्यों यहाँ की लकड़ियां सबसे मजबूत होती है? कोई बता पाएंगे क्या? नो सर, आप ही बता दीजिए। ओके, देखिए, सदाबहार वन में यहाँ की लकड़ियां इसलिए मजबूत होती है क्योंकि यहाँ पे वर्षा काफी ज्यादा मात्रा में होती है और वर्षा के साथ साथ तूफान भी होती है। तो जितनी जो यहाँ पे जितनी भी जो लकड़ी है, ये इतना भारी मात्रा में वर्षा, तूफान ये सब झेले हुए होते हैं, जिस कारण से काफी मजबूत होती है। देखिएगा, जो कमजोर लकड़ी होगी वो वर्षा तूफान में ही वो गिर जाएगी, परंतु जो मजबूत लकड़ी होती है, इसलिए वह वर्षा तूफान में भी आराम से रह सकते हैं। आगे लिखिएगा, इसका इनका उपयोग नौका इनका उपयोग नौका, पुल,
पॉल, पॉल जान रहे हैं ना, जो जिस प्रकार से खूंटा जैसे पॉल लगाया जाता है बिजली के लिए, पहले के समय में ही लगाया जाता था, लकड़ी का ही पॉल। पॉल अभी के समय में तो लोहे का या फिर सीमेंट का लगाया जाता है। पॉल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस्तेमाल की जाने वाली टेक, मतलब जो यहाँ पर जिसे मस्तो भी कहा जाता है, कॉमा ठेला गाड़ी तथा तथा रेलवे स्लीपर के निर्माण के लिए किया जाता है। रेलवे स्लीपर के निर्माण के लिए किया जाता है। ये काफी मजबूत लकड़ी होती है, इस कारण से यहाँ पे इन्हीं लकड़ियों का ठेला गाड़ी, रेलवे स्लीपर, पॉल, नौका, ये सब बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है कि ये आसानी से टूट नहीं जाए। ये काफी मजबूत लकड़ी होती है। हम्म नेक्स्ट लिखेगा तून। नेक्स्ट लिखेगा तून। नेक्स्ट लिखेगा तून। इसमें लिखेगा यह हिमालय के यह हिमालय के यह हिमालय के पादगिरी, ब्रैकेट में लिखिएगा फुट हिल्स। देखिए फुट हिल्स का मतलब क्या होता है, जो हिमालय की जो सबसे निचली सतह होती है, जहां से हिमालय आरंभ होती है, उसे कहा जाता है फुट हिल्स, जिसे संस्कृत में पादगिरी भी कहा जाता है। फुट हिल्स में पाया जाता है। इनकी लकड़ी बहुत ठोस नहीं होती है। इनकी लकड़ी बहुत ठोस नहीं होती है, परंतु परंतु फिर भी यह टिकाऊ होती है। फिर भी यह टिकाऊ होती है। आगे लिखिएगा इनका उपयोग इनका उपयोग चाय के डब्बों कॉमा खिलौने तथा फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो तुन लकड़ी है, ये अधिक मात्रा में मजबूत नहीं होती, बहुत ही ज्यादा भी ये ठोस नहीं होती है, परंतु यह टिकाऊ होती है, लंबे समय तक लकड़ी चल सकती है। इनका प्रयोग इनके लिए किया जाता है, इनका खिलौने, फर्नीचर, ये सभी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने सदाबहार वन की जो प्रमुख लकड़ी ये सभी है, उनके बारे में हम लोग यहाँ तक देखे हैं। यहाँ तक में किन्हीं को कोई प्रश्न है क्या, या कोई डाउट है? सर ये ओशनियोग्राफी चल रहा है ना? हाँ हाँ जी, ओशनोग्राफी चल रही है, और इसमें हम लोग वृक्षों की प्रमुख जातियां तथा उनकी उपयोगिता के बारे में देख रहे हैं। देखिए जी सर। क्लास के स्टार्टिंग में हाँ, क्लास के स्टार्टिंग में ही आज यहाँ पर सिलेबस को दिखाए थे, परंतु यहाँ पर बहुत कम ही लोग थे उस समय। क्लास में एक बार फिर से सिलेबस यहाँ पर दिखाएंगे। जी सर। नेक्स्ट लिखिएगा मानसून वन मानसून वन के मुख्य वृक्ष। मानसून वन के मुख्य वृक्ष
इसमें लिखिएगा, इसमें लिखिएगा सबसे पहला साल अथवा सखुआ, साल अथवा सखुआ। इसमें लिखिएगा साल और सखुआ किस प्रकार की वृक्ष होती है। यह अर्ध हिमालय प्रदेश में यह अर्ध हिमालय प्रदेश में कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से दौरांग, दौरांग यहाँ पे देखिए दौरांग जो कहाँ पर है, असम में है, तथा मेघालय तक पाया जाता है। देखिए ये जो वृक्ष है साल अथवा सखुआ, ये काफी जगहों पर देखने को मिलता है। ये आपको बिहार, झारखंड इन सभी स्थानों में भी देखने को मिलेंगे। आगे लिखिएगा यह तमिलनाडु, यह तमिलनाडु, तमिलनाडु के उत्तरी भाग में, के उत्तरी भाग में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी, इस वृक्ष की लकड़ी भारी, ठोस तथा टिकाऊ होती है, भारी, ठोस तथा टिकाऊ होती है। देखिए इन सभी लकड़ियों का क्या क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें लिखिएगा इनका प्रयोग दरवाजे, लट्ठा, तख्ता, दरवाजे, लट्ठा, तख्ता तथा रेलवे स्लीपर, रेलवे स्लीपर के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में, भारत में सखुआ, भारत में सखुआ के वन, भारत में सखुआ के वन लगभग, लगभग 11.6, 11.6 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में फैले हुए हैं, में फैले हुए हैं, में फैले हुए हैं। जो देश के, जो देश के कुल वन, कुल वन प्रदेश का लगभग 16% है। देखिए यहाँ पे जो साल और सखुआ का जो वृक्ष है, यहाँ पर कितना वो सब भारत में सबसे अधिक मात्रा में वो फैले हुए हैं, जो करीब कितने 11.6 लाख हेक्टेयर भूमि में ये फैले हुए पूरे भारत में का बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये वन प्रदेश कितना है भारत का, लगभग 16%। ये सिर्फ साल और सखुआ ही यहाँ पर वृक्ष देखने को मिलती है, जो कहाँ कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु इन सभी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट लिखिएगा सागौन, नेक्स्ट लिखिएगा सागौन, इसमें लिखिएगा सागौन
मानसून जलवायु का, सागौन मानसून जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है, सबसे प्रमुख वृक्ष है। सागौन मानसून जलवायु का सबसे प्रमुख वृक्ष है। देखिए, सागौन जो है सबसे अधिक मात्रा में यहाँ ये भी पाई जाती है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इनमें लिखिएगा, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, हिमालय के पादगिरी, हिमालय के पादगिरी, कर्नाटक, ये वृक्ष भी काफी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कर्नाटक, कौमा केरल, कौमा केरल, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट तथा बांसवाड़ा, राजस्थान, राजस्थान के कहां पर, बांसवाड़ा में पाया जाता है, में पाया जाता है। ये वृक्ष कितना, ये वृक्ष यहाँ पर लिखेगा, यह 9 मिलियन हेक्टेयर, यह 9 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है, में फैला हुआ है। देखिए, साल सबसे अधिक जगह पर जो 11.6 लाख हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ था, और सागौन कितना है, 9 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। देखिए, यहाँ पर पीडीएफ तो है आप लोगों का, जो तो पीडीएफ से ये सारी चीजों को नहीं लिखवाई गई है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हीं को लिखवाया जा रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग पीडीएफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ तो रखा हुआ रह जाता मोबाइल में, परंतु ये नहीं दिखता है, ठीक है। कॉपी में लिखे हुए रहेंगे तो आप कभी भी पलट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, जो महत्वपूर्ण है, शीशम। नेक्स्ट लिखिएगा शीशम। यहां तक में किन्हीं को कोई डाउट है क्लास, कोई पूछना हो, कोई भी No, चीज हो। ओके, सर सदाबहार वन है ना ये? नहीं नहीं, ये सदाबहार नहीं, ये मानसून वन है, जो अच्छा, मानसून में होते हैं। यस सर, सदाबहार का मतलब होता है क्या, कि सिर्फ मतलब सदाबहार का मतलब ये पूरे साल आप लोग को देखने को मिलेंगे, परंतु मानसून यस क्या, सर, जब वर्षा आएगी तभी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। यस सर। ज्योति जी पूछ रहे सर कितना क्लास हो गया है। अच्छा, ये जो आप स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं या फिर कब से पूछ रहे हैं, बता दीजिए। ज्योति जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं क्या। देखिए, क्लास के लास्ट में तो यहाँ पर हम एक सिलेबस लेकर आएंगे, जो इस बार जो बना हुआ है सिलेबस, हर 1 से 2 मंथ का सिलेबस बनता है, ठीक है, छोटा छोटा, और इसके बाद क्लास के बाद में लेकर आएंगे। कुछ पूछना है ज्योति जी जी, आपको। सिलेबस दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ, क्लास क्लास के बाद लेकर आते हैं सिलेबस को। ज्योति फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? हेलो ज्योति, जी फर्स्ट क्लास है क्या आपकी? जी, ओके। देखिए ज्योति जी, आप लक्ष्मी जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये क्योंकि ये काफी समय से ये लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लक्ष्मी जी विभूति जी को बराबर देखता हूँ, और भी कुछ कुछ नए हैं यहाँ पर, मोनिका साहू जी, इनको भी कुछ समय से देख रहा हूँ यहाँ पर।
देखिए शीशम, नेक्स्ट यहाँ पर लिखिएगा शीशम। हाँ विभूति जी, कुछ प्रश्न है क्या? देखिए शीशम या हिमालय प्रदेश में, शीशम या हिमालय प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर से, या हिमालय प्रदेश में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर असम तक 1500 मीटर, असम तक 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये कहाँ तक पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, फिर असम में भी ये 100 मीटर, 1500 मीटर की ऊंचाई तक यह पाया जाता है। देखिए ये, और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर विस्तृत रूप से पाया जाता है, इसको लिखिएगा। पंजाब, पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, तथा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। देखिए यह जो लकड़ी है ये काफी ज्यादा मजबूत, लचीलापन होती है, जिस कारण से इनका उपयोग किस में किया जाता है? फर्नीचर, मेज, कुर्सी, ये सभी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। और कई तरह के ये वाद्य यंत्र भी इनसे बनते हैं। यहाँ पर लिखिएगा, इस वृक्ष की लकड़ी मजबूत, लचीलापन तथा टिकाऊ होती है, तथा टिकाऊ होती है। तथा टिकाऊ होती है। जिसे फर्नीचर, जिसे फर्नीचर, वाद्य यंत्र तथा कृषि उपकरण बनाने के लिए, तथा कृषि उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, कृषि उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। देखिए जो शीशम वृक्ष है यह भी काफी ज्यादा लचीला होती है और ये मजबूत भी होती है, इस कारण से इनका फर्नीचर बनाया जाता है और वाद्य यंत्रों में भी प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र मतलब क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए यहां तक हो गया कंप्लीट। हाँ ये जो सिलेबस था देखिए 6 जून से, हाँ यहाँ पे लक्ष्मी जी सही बोल रहे हैं, 6 जून से स्टार्ट हुआ था। जो अभी फिर से बनी है वो 6 जुलाई से स्टार्ट होगी, परंतु यहाँ पर हम पहले ही से ही स्टार्ट किए हुए हैं। देख क्लास क्या, यहाँ पे जितना भी ब्रिज को मैं लिया हूँ यहाँ पर पीडीएफ में, क्या सभी के बारे में लिखवा दूं या फिर जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में लिखवाऊं? क्योंकि यहाँ पर जितने लगभग सब महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि यहाँ पे तो लगभग 100 ब्रिज से भी अधिक थी, परंतु उससे उन्हें कम करके लिया गया है यहाँ पर। आप लोग जैसा बताएं, क्या सभी ब्रिज के बारे में जो लिखवा दें? अगर इम्पोर्टेंट है तो सारा ही लिखवा दीजिए। हाँ इम्पोर्टेंट तो है ये, क्योंकि 100 ब्रिज में से ये तो छांट फिर करके लिखवा इतना का मैं पीडीएफ बनाया हूँ। तो फिर लिखवा दीजिए। हाँ ओके ओके। नेक्स्ट लिखिएगा हल्दू, हल्दू लिखिएगा। इसमें लिखिएगा, यह पूरे, यह पूरे
मानसून प्रदेश में पाया जाता है या पूरे मानसून प्रदेश में पाया जाता है। आगे लिखिएगा, इसकी लकड़ी ठोस टिकाऊ, ठोस टिकाऊ तथा हल्के रंग की होती है। तथा हल्के रंग की होती है। इस लकड़ी का इस्तेमाल खिलौने बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है। खिलौने बनाने तथा नक्काशी के लिए किया जाता है। देखिए, ये जो हल्दू लकड़ी है ये काफी हल्की होती है, बहुत ही हल्की, परंतु यह ठोस होती है। जिस कारण से यहाँ पर इन लकड़ियों से खिलौने और नक्काशी का अर्थ होता है, जैसे देखते होंगे आप लोग, जैसे जब भी मेला ये सब लगती है तो उस समय आपको लकड़ी में कई तरह के डिजाइनदार चीज बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये कौन सी लकड़ी से बनाई जाती है? हल्दू लकड़ी से बनाई जाती है, जो हर जगह पे पाए जाते हैं जहाँ भी मानसून ये सब होते हैं, जहाँ पर भी वर्षा होती है, धूप होती है, सभी प्रकार के मौसम देखने को मिलते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार की लकड़ी देखने को मिल जाएगी। इसको आप अगर वजन में भी काफी हल्की होती है। नेक्स्ट लिखिएगा, पलास। नेक्स्ट लिखिएगा, पलास। पलास लिखिएगा, यह मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर किसे कहा जाता है क्लास, आप लोग बता पाएंगे? मैं पहले की क्लास में भी बताया हूं, बता पाएंगे क्या छोटा नागपुर के पठार किसे कहा जाता है? बताइए क्लास, छोटा नागपुर के पठार किसे कहा जाता है? किन्हीं को नहीं पता है क्या? किन्हीं को नहीं बताया है पता सर है? आपने, ध्यान नहीं आ रहा है हाँ लेकिन। हाँ, भारत का अच्छा रूर। छोटा नागपुर पठार मैं स्टेट का नाम पूछ रहा हूँ मोनिका जी। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड और हाँ पश्चिम जी, बंगाल और उड़ीसा। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये मुख्यतः ये झारखंड और उड़ीसा को ही कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। ओके सर। बंगाल इसमें थोड़ी सी मात्रा में कोई कोई सी डिस्ट्रिक्ट है वो आती है, मगर ये झारखंड और उड़ीसा का ही क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए, यस सर। आगे लिखिएगा, यह मुख्यतः छोटा नागपुर के पठार कौमा छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इस वृक्ष के पत्तों पर इस वृक्ष के पत्तों पर लिखिएगा, साइलक साइलक के कीड़ों, जिसे रेशम के कीड़ा कहा जाता है, ठीक है। साइलक के कीड़ों को पाला जाता है।
जिसे सिल्क वार्म कहा जाता है। देखिए जो रेशम का कीट जो होते हैं उसे यहीं पर पाला जाता है। ठीक है, देखिए पलाश कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार अर्थात झारखंड, उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, नहीं नहीं, हाँ छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सभी एरिया में देखने को मिलती है ये। और यहाँ पे इनमें क्या पाया जाता है? रेशम की कीट यहीं पे देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा अर्जुन। नेक्स्ट लिखिएगा अर्जुन। यह मानसून वन, यह मानसून वन का एक प्रमुख वृक्ष है, का एक प्रमुख वृक्ष है। या मानसून वनों का एक प्रमुख वृक्ष है जिसका इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल कृषि उपकरण, कृषि उपकरण तथा कृषि उपकरण तथा बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तथा बैलगाड़ी बनाने के लिए किया जाता है। देखिए जो अर्जुन वृक्ष है यह भी मानसून का ही एक प्रमुख वृक्ष है। इसका इस्तेमाल क्या चीज करने के लिए? कृषि उपकरण, जैसे कृषि में खेती करने में देखते होंगे कि छोटी छोटी लकड़ियों का जो भी सामानें बनाई जाती है इन्हीं से बनाई जाती है। तथा बैलगाड़ी ये सभी भी इन्हीं से बनाया जाता है। लास्ट मानसून में लास्ट लिखेगा महुआ। महुआ लिखेगा। यह मध्य प्रदेश, यह मध्य प्रदेश, महुआ का वृक्ष का बारे में आप लोग लगभग सभी लोग सुने होंगे मे बी। जी सर, देखिए सुना है, देखा भी है अच्छा भी देखा हमारे भी घर है। पे ये पेड़। अच्छा तो आप लोग को ये भी पता होगा कि महुआ से जो वृक्ष होते हैं उनसे क्या क्या बनाए जाते हैं? दारू, शराब। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए यह मध्य प्रदेश कौमा बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कौमा बिहार, बिहार, कौमा झारखंड, कौमा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, गुजरात, कौमा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तराखंड तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसके फलों का उपयोग, इसके फलों का उपयोग तेल निकालने तथा फूलों का उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तथा फूलों का इसमें उपयोग दो तरह शराब के बनाने। करते हैं सर। इस तेल जो बनता है उसका अलग निकलता है और जो शराब बनता है उसका अलग निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके बारे में तो मुझे विस्तृत रूप से जानकारी नहीं है। लक्ष्मी जी आप बता पाएंगे क्योंकि आपके पास में भी है। तो अच्छा जो तेल निकाला जाता है यस, वो क्या चीज से निकाला जाता है? वो तेल वाला अभी चल रहा है, उसको कोयला बोलते हैं हम लोग गांव में। वो निकलता है ना, उसको क्या नाम है, लाके सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर मतलब वही है, जैसे सरसों का तेल निकलता है सेम वैसे इसका भी। अच्छा मतलब उसको पीसते होंगे ना, जो जहाँ जिस इसका प्रकार तेल सरसों बहुत से। फायदेमंद होता है सर। हाँ, इसका तेल बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा ये फायदेमंद जी, किस रूप से, खाने के लिए या फिर बॉडी में लगाने, ये सभी के लिए? बॉडी में लगाने के लिए। खाने में भी अच्छा काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, अब तो कम करने लगे, पहले लोग ज्यादा करते थे। सर ये लोग कहाँ के हैं सर? क्या बोल रहे हैं?
जी सर, जी लक्ष्मी जी हैं जी कहाँ की हैं सर? मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ की हैं, मतलब इधर उत्तर प्रदेश नहीं की नहीं हैं, नहीं नहीं, मतलब। फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश। ये उत्तर हाँ प्रदेश की हैं। जी जी हाँ, जब मैं कह रहा हूँ सर, उनको वो बिहार जानकारी है साइड की है। नहीं नहीं, बिहार नहीं है, बिहार नहीं है, मेरा बिल्कुल भी बिहार टच नहीं होता मेरे में। जी। ओके। हम्म, देखिए जो महुआ का वृक्ष आप लोगों को सबसे अधिक मात्रा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी जगहों पे और छत्तीसगढ़ पर भी काफी अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। गुजरात में कोई है नहीं सर, परंतु कम मात्रा। मैं गांव में तो मैं इसके पेड़ की फोटो खींच के भेजूंगी आपके पास। अच्छा ठीक है। इसकी भी, दोनों की, जिससे तेल निकलता है और जिससे शराब बनाते हैं। मेरे पास अच्छा ही ठीक है, भेज मेरा देना। नंबर। ठीक अच्छा है मेरा ठीक है। नंबर तो होगा ही लक्ष्मी जी आपके पास। जी सर है। हाँ ओके। देखिए तो यहाँ तक ये आज की क्लास थे। आज की क्लास में तो हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न को नहीं किया है, परंतु यहाँ पर कुछ कुछ और भी पार्ट्स हैं। इनके बाद यहाँ पे ये जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद पूरा चैप्टर का एमसीक्यू प्रश्न को लाएंगे। तो यहाँ पे जो चैप्टर काफी लंबी है तो इसकी एमसीक्यू भी लगभग 30-35 के आसपास में रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आज के क्लास में जो हुआ है, इनको फिर से आप एक बार घर पे रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो फिर आप भूल जाइएगा। कल के क्लास में मैं पूछूंगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग से आप लोग यहाँ पे फिर जो क्लास होती है उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज किया कीजिए। यहाँ जो क्लास में हुआ है, आप लोग को पता है कि आप लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं मिलती होगी, क्योंकि दिन भर क्लास चलती रहती है। यस सर। हम्म, सर, पर्यावरण हाँ जी और बोलिए। जो आप ये समुद्र विज्ञान के बारे में जो पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हाँ कोई जी। अच्छी सी बुक बताइए ना सर। अच्छा देखिए, जो हमारी पास जो पुस्तक है, यह है पुस्तक माजिद हुसैन की पुस्तक है। माजिद हुसैन, यस सर। हाँ ये भी और भूगोल की। पर्यावरण का सर। ये दोनों माजिद हुसैन का जब आप लीजिएगा तो इसमें पर्यावरण और ये दोनों भूगोल दोनों देखने को मिल जाएगी इसमें। जी सर, इसमें एमसीक्यू भी रहेगा क्या? नहीं एमसीक्यू तो नहीं है इसमें। इसमें ये बस चैप्टर ही है इनमें। ये सब बुक में यस। एमसीक्यू नहीं आते हैं। अगर एमसीक्यू आप निकाल सकते हैं, मतलब इसमें थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग 100 के करीब में होंगे। 100-150 के अराउंड में एमसीक्यू प्रश्न मिल जाएंगे आपको, मगर ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगी। जैसे एक चैप्टर सर, पर्टिकुलर एक चैप्टर का आपको नहीं मिलेंगे। ये बुक अच्छा में जो सर, लास्ट में तो होती है। इसके लिए अगर हम एमसीक्यू वाला बुक खरीदना चाहें तो इसके लिए कौन सा बुक सही देखिए रहेगा? एमसी देखिए अगर आपको एमसीक्यू बुक लेना है तो आप साइड बुक कोई भी ले सकते हैं, परंतु हमारे क्लास में लगभग हर एक चैप्टर से लगभग 30 से 35 एमसीक्यू होते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हाँ, उसको वो खरीदने की तो है जरूरत सर। नहीं है। तो हम हर क्लास में लगभग 30 से 35 एमसीक्यू इसीलिए लेते हैं कि आप लोग का उस चैप्टर से पूरा निचोड़ मिल जाए, कि आप लोग को इधर उधर कोई जी। और बुक नहीं लेनी पड़ी। यस सर। हाँ देखिए, जो बेस्ट बुक बोल रहे हैं तो ये सब्जेक्ट वाइज आती है, ठीक है अनुराधा जी। तो जो मैं तो भूगोल और इकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो इसके लिए मैं माजिद हुसैन की पुस्तक ही आपको बताऊंगा। ये पुस्तक बहुत ही अच्छी है। ये क्योंकि ये हम यहाँ इस जो क्लास है ये इनके प्राइस डायरेक्टर कितना सर हैं। तक रहेगा सर? इनका प्राइस आता है वही करीब 400, करीब 400 के अराउंड में। ओके। हाँ ये थोड़ी सर, कितना महंगी बोला है? पुस्तक है। 400 के करीब में, हमारे यहाँ तो 400 के करीब में है इस पुस्तक का प्राइस। अब सभी स्टेट का अलग अलग प्राइस आती है। सिलेबस बता दीजिए। हाँ हाँ जी, सिलेबस बता देते हैं। जैसे पुस्तक लेने की जरूरत भी नहीं है। अगर जो भूगोल ओशनोग्राफी के लिए तो मैं बता सकता हूँ कि आपको लेने की जरूरत नहीं है। यस सर। हम्म, ठीक है। ज्योग्राफी ओशनोग्राफी का जो सिलेबस है, ठीक है। यहाँ पर यस। सबसे पहला ये 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, परंतु मैं पहले से ही कर चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेमो क्लास में ज्यादा नहीं लिया हूँ, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसमें यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं भारत के वनस्पतिक प्रदेश, ये सभी लोग देख चुके हैं। उसके जी सर बाद देख। भारत में वनों का स्थानिक वितरण, वनों का वर्गीकरण,
वृक्षों का हो आज की गया। क्लास में हम लोगों ने देखा है वृक्षों की प्रमुख जातियां एवं उनकी उपयोगिता। ये लगभग कल के क्लास तक चलेगी, अभी और चलेगी, एक से लगता है इस सप्ताह तक ये चलेगी क्लास, ठीक है। यस सर। मतलब ये जो सर, ये एक बात चैप्टर पूछूं? कंप्लीट। हाँ जी पूछिए। सर, ब्रिजलाल आईपीएस की बुक्स कैसी आती हैं? क्या बोल रहे, फिर से बोलिए। सर, ब्रिजलाल आईपीएस की बुक्स कैसी आती हैं? ब्रिजलाल, ब्रिजलाल, हाँ ब्रिजलाल जी की भी बुक अच्छी है। या फिर हम एक और बुक शैलेंद्र सिंह के बुक है, उनका भी बता सकता हूँ कि शैलेंद्र सिंह जी का भी बुक काफी अच्छी है, परंतु हमारे यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं माजिद हुसैन की पुस्तक लिया था। ओके सर। ये मतलब सर ये जो प्राकृतिक वनस्पति व वन विकास का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद ये हाँ पूरा जो चैप्टर दिखा रहे हैं ये पढ़ाएंगे। हाँ जी। ये अभी जो हाँ ज्योग्राफी अभी के जैसे, कॉनग्राफी के अंतर्गत है ना? हाँ ओशनोग्राफी के अंतर्गत में है। और इसके अलावा भी यहाँ पे ये इस फ्राइडे और सैटरडे की क्लास में भी इसी के में पढ़ेंगे, वृक्षों की प्रमुख जातियां एवं उनकी उपयोगिता को ही देखेंगे। ओके सर। नहीं सर, कभी कभी ना पर्यावरण और भूगोल में कंबाइन हो जाता है ना ये, जैसे ये हाँ ये लगभग वानस्पतिक सिमिलर है। प्रदेश। हाँ ये भूगोल और इसीलिए ना ये थोड़ी कंफ्यूज हो सिमिलर है। जाते हैं हम। देखिए मेरा तो जो प्रमुख जो चैप्टर है ये हम ओशनोग्राफी का ही है, मगर मैं कुछ कुछ यहाँ पर अलग अलग चैप्टर भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं यहाँ, है सर उससे। हाँ क्योंकि मैं महासागर ये सबको सभी को कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लास में यहाँ पे लक्ष्मी जी और विभूति जी ही थे स्टार्टिंग की क्लास में, तो इन लोगों पढ़ चुके हैं, जितने भी महासागर हैं इन सभी के बारे में इन लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आएंगे अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप, भारत के नदी बेसिन, हिमालय का अपवाह तंत्र, बहुल नदी, हिमालय जल अपवाह, प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदी होती है। फिर नदियों की बदलती जलधाराएं, भारत के प्रमुख जलप्रपात, झीलों के प्रकार, भारत की प्रमुख झीलें। ये सब कहाँ तक का सिलेबस है, ये 6 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक में है, ठीक है। क्या अनुराधा जी आप बोल रहे हैं, एक बार कैमरा ऑन कर लो सब लोग, प्लीज सर बोल दीजिए, सबके सब चाहते हैं। सर क्या बोल रहे हैं। सबको सर देखना मैं चाहते हैं। अच्छा अनुराधा जी, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं मोनिका जी। मैं ये कह रही थी सर, जैसे अपना मंत्र होता है संस्कृत में भोजन हाँ का, जी। और ये मतलब बहुत सारी संस्कृत में जो मंत्र होता है सर, इसको याद हाँ करना जी। जरूरी है सर अब? जो मंत्र होता है देखिए अपने ऊपर में है, ठीक है। जैसे जितने भी जो सरस्वती विद्या मंदिर की स्कूल हैं, जैसे आप लोग के घर हाँ तरफ भी होंगे कुछ स्कूल, तो वहां पर जी। जितने भी सभी चीजों की एक प्रतिष्ठा के लिए बनाई जाती है, कि जितने भी लोग होते हैं वो भोजन करने से पहले मंत्र करते हैं, स्नान सभी चीजों के करने से पहले एक मंत्र होता है, जिनको ये हाँ मन को शांत रखने के लिए ये मंत्र होते हैं। मंत्र ऐसे ही नहीं बोला यस। जाता, मन को शांत रखती है मंत्र बोलने से। नहीं नहीं सर, इसलिए पूछ रही थी मैं इसको कि हाँ। मैं सर कई इंटरव्यू में ये चीज सुनी हूँ, मतलब देखी हूँ सर, और सुनी भी हूँ कि हम्म। मंत्र का उच्चारण पूछते हैं, एक मंत्र उच्चारण करके बताइए, क्वेश्चन डाल देते हैं इंटरव्यू में। हाँ मोनिका हाँ जी बहुत जी, जो जगह। अगर के उसमें रहेगा, जैसे आप जो डॉक्यूमेंट देंगे अगर उसमें रहेगा ऐसा कुछ, तभी उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछते हैं। अगर आप संस्कृत चैप्टर अगर वहाँ सब्जेक्ट डालिएगा तब ये पूछा जाएगा आपसे संस्कृत के बारे में, जाएगा, ऐसा नहीं अगर पूछा नहीं जाएगा। रखते हैं तो नहीं पूछा। जैसे देखिए अगर आप संस्कृत रखते ठीक है, तो आपसे उर्दू सब्जेक्ट के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, जी नहीं ना पूछा जाएगा। और जो उर्दू रखेंगे उनसे संस्कृत के बारे में नहीं पूछा जाता है। यस सर। जैसे अपना जो प्रीलियम में हम क्या सब्जेक्ट चूज करते हैं सर, उसी के माध्यम से क्वेश्चन बनता है क्या? हाँ जी। अच्छा, मैंने हिंदी साहित्य डाला हुआ है सर। अच्छा ज्योति जी बोल रहे प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट सिलेबस दिखा दे सर, प्रीवियस ईयर का।
एक मिनट। जो क्या दिखाया कौन सा? यही तो है सर, प्रीवियस और अभी का सब यही मिला के यही तो है। हाँ जी बिल्कुल। ये अच्छा सर जो का रिपीट हो रहा है, सर की क्लास आगे चल रही है, ठीक है। सर ने जो दिखाया यही है, सर की क्लास आगे चल रही है। और किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? नो कि आप सर, लोग की ठीक अपने है। हाँ, हाँ जी, ठीक है। दूसरे अब एग्जाम तक नेक्स्ट, नहीं होगा। हाँ जी सर जो टाइम हो यूपीएससी रही है का आपकी। एग्जाम होता है, हाँ जी बोलिए। सर जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, जिस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करते हैं उसी अकॉर्डिंग एग्जाम होता है ना। हाँ हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, अब आप लोग की नेक्स्ट क्लास की टाइम हो रही है, तो कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। कल की क्लास में बात करते हैं, ठीक है। ओके। जी सर, थैंक यू सर। ओके। सर ओके। थैंक यू सर। ओके। जी सर, अभी 11 कल बजे चेंज हुआ से हमारी क्लासेस, हाँ आज से बेसिकली हम जो हमारी पहली क्लास वाली वो आज से शुरू करेंगे, ठीक है। जी। यस सर। ओके, जी। तो लास्ट में क्या किया था आपने? लास्ट में अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर का विचार ये लिखा था आपने? यस सर। टाइम टेबल कब चेंज हुआ? नहीं, बस समय चेंज हुआ है, बाकी टीचर वगैरह सारे वही हैं, बस आपको जो क्लासेस है उनकी टाइमिंग चेंज हुई है। जैसे मेरी पहले 10 बजे होती थी, अब मेरी 11 बजे होगी। हाँ, आप एक बार कंफर्म। नहीं सर, मैं वो नहीं पूछ रही थी। आप जैसे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, वो मुझे भी पता है। बट वही जो टाइमिंग चेंज कर दिया है सर, मेरा तो ग्रुप में जुड़ा हुआ है, फिर भी मेरे में नहीं आया है। क्लास स्टार्ट करने से मेरी आवाज प्रॉपर आप लोगों तक पहुंच पा रही है, ये सुनो। यस। तो लास्ट में हमने जो पॉइंट छोड़े थे वही से हम स्टार्ट करते हैं। लिखिए, आप पहला पॉइंट लिखिए। 3 शर्तें बताई थी, है ना। उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वाद में क्या कहा गया था कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। संविधान संशोधन लाए गए। सर लास्ट और तभी शायद एक भी नहीं लिखवाया है। संशोधन लाया गया, है ना। और आखिर में 77 में जो संविधान संशोधन था उसको नागराजन वाद में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। और जो चुनौती दी गई तो उच्चतम न्यायालय ने प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हो, लेकिन प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए आपको निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अब वो 3 शर्तें कौन कौन सी हैं उसको हमें देखना है। उससे पहले काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि नए हैं, तो आप लोगों ने क्लास जो है वो लेट ज्वाइन क्यों किया? सबसे पहले तो इसका आंसर मुझे आप मैसेज के थ्रू बता दीजिए। क्लास लेट ज्वाइन क्यों किया, प्लस आपके पास में जो है नोटबुक है या नहीं, नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं या नहीं, ये सारी चीजें आप मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स आप अपने लिखिए, 3 शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त लिखिए। पहली शर्त, वे पिछड़े हैं। वे पिछड़े हैं। ज्योति के जैसे इंफॉर्मेशन नहीं था। शायद ज्योति आज पहली क्लास ले रही है, लेकिन इससे पहले काफी स्टूडेंट्स थे जो कि लगातार क्लास लेते आ रहे हैं, तो इनके पास तो इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास क्यों नहीं थी? आपकी शायद पहली क्लास है भी, है ना। यस नो मैसेज कीजिए। तो इतने दिनों से आप क्लासेस क्यों नहीं ले? अच्छा, इवनिंग वाली क्लास ले रही थी अनुराधा, ओके ठीक।
30 जून से। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफी बार मैं बता चुका हूँ, आज लास्ट बार डिस्कशन कर रहा हूँ इस बारे में। आज के बाद हम इस पे बात नहीं करेंगे, सीधे अपने सिलेबस पे बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम जो आप सोच रहे हो ये इतना आसान है नहीं, है ना। क्योंकि आपको पता है जो है आपका एग्जाम है ये 3 चरणों से होकर गुजरता है ना। पहले प्री होता है, फिर मेंस। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये काफी बड़ी होती है, ये काफी बड़ी होती है। सबसे पहले आप मुझे मैसेज करके बताइए, व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ये सुनो, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है? ओके, ठीक। तो जो आपकी एग्जाम है काफी बड़ी है, लगातार आपने सुना होगा 1 साल तक जो एग्जाम खुद ही चलती रहती है ना। पहले आप पीटी देते हो, फिर मेंस के लिए आप जाते हो, मेंस के बाद आप इंटरव्यू देते हो, है ना। तो काफी बड़ा जो है एक मैराथन है। अब इस पूरे मैराथन को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होता है डिसिप्लिन। क्या होता है? डिसिप्लिन। सबसे पहली चीज होती है आपके लिए डिसिप्लिन। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है वो आती है कि निरंतर गति से आपको पढ़ने रहने की इच्छा आपके पास, पढ़ने की इच्छा आपको, पढ़ने की इच्छा आपकी होनी चाहिए। निरंतर पढ़ाई की इच्छा आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है, सिलेबस आपके पास जो कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस के एक एक पॉइंट जो है उस पर आपकी नजर बेहतर होनी चाहिए। तो तीसरी चीज आती है सिलेबस। अब सिलेबस जो है ये हमारे लिए एक रामबाण का काम करता है। अगर सिलेबस हमें अच्छे से पता हो तो हम एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सिलेबस के बाद में जो चौथी चीज आती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो आती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना, जिसे हम पीवाईक्यू के नाम से जानते हैं। तो पीवाईक्यू जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पीवाईक्यू जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये चार वो पिलर हैं जिन पिलर का प्रयोग करते हुए हम आखिरकार इस एग्जाम तक पहुंच सकते हैं, है ना। और इस एग्जाम तक पहुंचने के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको क्या करना है, बस आपको क्लासेस निरंतर कर लेनी है। बस आपको क्लासेस निरंतर कर लेनी है। क्लास में जो मैं नोट्स आपको बनवाता हुआ चल रहा हूँ, ये नोट्स से, इन नोट्स को आपको बार बार रिवीजन कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। क्लासेस आप करोगे, नोट्स का रिवीजन आप करोगे। रिवीजन के बाद में एक्स्ट्रा के रूप में मैंने आपको सिर्फ 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, 11th क्लास की एनसीईआरटी उसको पढ़ने के लिए बोला था, बस वो एक कवर कर डालिएगा आप। बाकी आप पीवाईक्यू लगा लिएगा, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं चाहे वो पीटी के हो या मेंस के हो, उनको एक बार आप सोल्व कर डालिएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कहीं से कोई भी रिसोर्सेज और नहीं पढ़ने, इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सुनो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपने कर ली, इतनी चीजें आपने समझ ली, इतनी चीजें आपने देख ली, तो इसके बाद जो है चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, एक भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाने वाला है। और आप ये सोचते हो कि पीटी होने के बाद में मेंस दे ले, तो पीटी के बाद में इतना समय मिल नहीं पाता कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो हम जो तैयारी कर रहे हैं पीटी प्लस मेंस दोनों को साथ साथ चल रहा है ना। दोनों साथ साथ में चल रहा है, पीटी भी और मेंस भी, प्लस इंटरव्यू भी इसके साथ में आपका कवर होता जा रहा है ना। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं हम आगे चल के देखेंगे। अभी ये जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसको हम कवर करने के बाद में देखेंगे कि आरक्षण से इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। तो प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ये तीनों जो है एक साथ में चलते हुए जाते हैं। लेकिन हमको लगता क्या है कि प्री का अलग है, मेंस का अलग है, इंटरव्यू का अलग है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े फिर हम।
ओके, मेंस में लाना, तो वो कल हम कितने तक? आपकी आवाज में नहीं सुन पाया, ठीक से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए आप। मैं बोल रही थी सर, जो मेंस का पेपर होता है अपना, उसमें सर कम से कम कितना नंबर जो आएगा वो उसमें हम लोग क्वालिफाई हो सकते हैं? अरे कितने मार्क्स आप लाएंगे तो क्वालिफाई होंगे ऐसा? ठीक है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया एक बता देता हूँ। हालांकि उसमें कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर आप जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड और जीएस पेपर फोर्थ, ये चार आपके जीएस के पेपर होते हैं, प्लस एक निबंध का आपके पेपर होता है एसए का, है ना, एक आपके ऑप्शनल होता है। ये आपके टोटल पेपर होते हैं। अगर आप जीएस पेपर फर्स्ट से फोर्थ तक में 100 मार्क्स पर पेपर के हिसाब से ले आते हैं, यानी कि करीब करीब आप जो है वो 400 के एवरेज जीएस पेपर चारों को मिला के ले आते हैं, तो आप हिंदी माध्यम में शहंशाह हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 400 मार्क्स अगर आप ले आते हैं और ऑप्शनल में आप कोशिश कीजिएगा कि 250 से 300 मार्क्स तक आप ले आए, 300 हो सके तो 310, 312 ऐसे मार्क्स आप ले आए, और ऐसे में मिनिमम आपके 120 मार्क्स आने चाहिए, है ना। अगर इतने मार्क्स आप ले आते हैं तो आप जो है वो लगभग वो पोस्ट आपको मिल जाएगी जो पोस्ट आप चाहते हो, है ना। तो ये बेसिक कट ऑफ इसका बनता है आपके। इसके अलावा ये हिंदी और इंग्लिश के अलग पेपर भी होते हैं, हालांकि उनके मार्क्स जो है वो मेंस एग्जाम में जोड़े नहीं जाते हैं, वो केवल क्वालिफाई पेपर होते हैं। आपके जो कट ऑफ बनती है वो इन सब पेपर्स को मिला के बनती है, जीएस के 4 पेपर, एक एसए का और 2 ऑप्शनल के पेपर। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े हम। अब क्या होता है सर? ये तो सब बाकी समझ आ गई है, ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल पेपर जो होता है, एक आपको जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो एक आपको ऑप्शन वहां पे देखने को मिलेगा कि आप वैकल्पिक विषय के रूप में किस विषय का चयन करना चाहते हैं। वैकल्पिक विषय के रूप में आप किसका चयन करना चाहते हैं। जीएस के जो आपके 4 पेपर होते हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं, सबको 4 पेपर देने ही है, चाहे वो कोई सा भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे किसी भी विषय से उसका संबंध हो, उसको जीएस के 4 पेपर देने ही होंगे। लेकिन यूपीएससी में एक विषय ऐसा होता है जिसको आपको चुनना होता है, जिसमें आपकी रुचि अच्छी है उसको आप चुन सकते हो। चाहे आप में से कहीं इसके इतिहास को चुनेंगे, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री को चुनेंगे, कहीं हिंदी साहित्य को चुनेंगे, है ना, कहीं पॉलिटिकल साइंस को चुनेंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पेपर आपको चुनने होते हैं, और जो पेपर आपने चुना, मैं मान लेता हूँ अगर आपने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप इन दोनों इस पेपर को चुना ऑप्शनल के तौर पे, तो इसके 2 पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट होता है, दूसरा पेपर सेकेंड होता है। पेपर फर्स्ट भी 250 मार्क्स का होता है, पेपर सेकेंड भी 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये आपके ऑप्शनल का पेपर होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, समझ ये दोनों गई। क्लियर है? ठीक समझ है, गई। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए आप, पहला पॉइंट, वे पिछड़े हैं। वे पिछड़े हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखिए, दूसरा लिखिए, उनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। सेवाओं है। सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। उनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। अपर्याप्त है। तीसरा, इससे सेवाओं की कुशलता, इससे सेवाओं की कुशलता, सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। सेवाओं की कुशलता प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों ये पॉइंट है जिसके आधार पर उच्चतम न्यायालय ने कहा अगर ये तीनों पॉइंट जो है वो किसी जाति वर्ग के लिए पर्याप्त मात्रा में
खरे उतरते हैं तो ही उनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो प्रोन्नति में किनको आरक्षण मिलेगा? जो कि पिछड़े हैं और उनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त नहीं है, और इससे कुशलता जो है सेवा की वो बनी रहेगी, वो प्रभावित नहीं होगी। तो इसी आधार पे जो है उनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कंपाउंडर है, सपोज हम मान लेते हैं कंपाउंडर है ना, कंपाउंडर है, और इसे प्रोन्नति के माध्यम से क्या कर दिया जाए, डॉक्टर बना दिया जाए, है ना। इसे प्रमोशन के द्वारा डॉक्टर बना दिया जाए, और बाद में पता चले कि ये ऑपरेशन करना था हार्ट का और ये किडनी का ऑपरेशन करने बैठ गए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हमें प्रमोशन इस तरीके से देना है कि जो सेवाओं की कुशलता है वो प्रभावित ना हो। क्लियर है यहाँ तक? ये सुनो, ऑल ऑफ यू क्लियर है? ठीक है। तो ये 3 आधार हैं जिनके आधार पे आप चाहो तो प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हो। ठीक है। पैराग्राफ आप चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, फिर आगे लिखिए। अतः न्यायालय ने अतः न्यायालय ने अतः न्यायालय ने यह संकेत दिया कि अच्छा, आगे लिखने से पहले आप एक बात सुनो। कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर आपने पढ़ी थी कि जाति के आधार पे जो है वो जनगणना की बात की जा रही थी। ऐसी न्यूज़ देखी थी आपने कहीं पर, या फिर ध्यान है आपको? जाति के आधार पर जनगणना की बात हो रही थी, देखी थी आप लोगों ने कहीं पर? यस, सबने देखी थी लगभग, है ना। तो जो जाति के आधार पर जनगणना की बात हो रही थी वो क्यों हो रही थी, वही चीज आगे आ रही है। देखो आप, उसकी बात क्यों की जा रही थी। उसका संबंध जो काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन अभी क्या है, सरकार जो है वो बॉर्डवे की राजनीति के लिए कई बार ऐसे कदम उठाती रहती है। ठीक। तो आप आगे लिखिए। संकेत दे दिया कि प्रोन्नति में आरक्षण से प्रोन्नति में आरक्षण से प्रोन्नति में आरक्षण से पहले प्रोन्नति में आरक्षण से पहले आंकड़े आवश्यक हैं। आंकड़े आवश्यक है। आंकड़े आवश्यक है ना। न्यायालय ने क्या कहा कि अगर आप प्रोन्नति में आरक्षण देना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास आंकड़े होने चाहिए, है ना। कि अगर जो प्रतिनिधि सेवाओं में जो जनजाति के और अनुसूचित जाति के और जनजाति के जो व्यक्ति हैं, उनका अगर सेवाओं में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो कितना है, कितना अपर्याप्त है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होने चाहिए, आंकड़े आपके पास में होने चाहिए। तो इसी आंकड़ों के निर्धारण के लिए अभी हाल ही में जातिगत जनगणना की गई थी, है ना। जाति के आधार पर जनगणना की बात की जा रही थी। जाति के आधार पर जनगणना की बात की जा रही थी। ठीक है। आगे आप लिख लीजिए। लेकिन वर्ष 2020 में लेकिन वर्ष 2020 में
वर्ष 2020 में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने जनरल सिंह वाद जनरल सिंह वाद जनरल सिंह वाद में जनरल सिंह वाद में नागराजन वाद के निर्णय को अरे बिहार में जातिगत जनगणना हो गई है। ओके, हाँ, क्या लिखा आपने? नागराजन वाद के निर्णय को अस्वीकार कर दिया अस्वीकार कर दिया कर दिया और यह कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के लिए किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े की आवश्यकता नहीं नहीं है। और यदि 9 न्यायाधीशों की बेंच याद कर पा रहे हो आप? 9 न्यायाधीशों की बेंच किसमें बनी थी? इंदिरा साहनीवाद में बनी थी। यस और नो? इंदिरा जी साहनीवाद सर। में बनी थी ना? ओके, तो 9 न्यायाधीशों की बेंच ने इंदिरा साहनीवाद में यह निर्धारित कर दिया कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं होता तो इसे 5 न्यायाधीशों की बेंच 5 न्यायाधीशों की बेंच परिवर्तित नहीं कर सकती। 5 न्यायाधीशों की बेंच परिवर्तित नहीं कर सकती।
परिवर्तित नहीं कर सकती। पूर्ण विराम। देखो उच्चतम न्यायालय में चलता क्या है, अगर किसी न्यायाधीश ने, सपोज एक बेंच यहाँ पे बनी 5 न्यायाधीशों की, है ना, हम मान लेते हैं ये वो 5 न्यायाधीश है जो कि अपना डिसीजन सुनाएंगे। इन्होंने कोई एक डिसीजन सुनाया कि आरक्षण जो है वो गलत है। हम ये मान लेते हैं इन्होंने आरक्षण आरक्षण संबंधित निर्णय सुना दिया कि आरक्षण जो है वो गलत है ना। अगर इस निर्णय को अब बदलना है, इस निर्णय को अगर बदलना है, तो जो 5 न्यायाधीशों की बेंच बनी थी, इससे बड़ी बेंच हमको बनानी पड़ेगी। यानी कि अगली बेंच जो बनेगी वो 7 न्यायाधीशों की बनेगी। बेंच जो होती है वो हमेशा ही इस तरीके से बनाई जाती है कि बराबर न्यायाधीशों की संख्या ना हो। अगर 5 की बनी या तो 3 की बनेगी, है ना, या 5 की बनेगी या 7 की बनेगी, 9 की बनेगी, 11 की बनेगी या 13 की। ठीक है, इससे बनती है। तो अगर 5 न्यायाधीशों की बेंच का निर्णय अगर बदलना है तो इससे बड़ी बेंच यानी कि 7 न्यायाधीशों की बेंच बनानी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, 7 न्यायाधीशों की बेंच यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अब 7 न्यायाधीशों की बेंच अगर आरक्षण को सही ठहरा देती है ना, आरक्षण को अगर सही ठहरा देती है तो आरक्षण मिलेगा, आरक्षण सबको मिलेगा, है ना। अगर इस आरक्षण को फिर से गलत ठहराना है तो हमें 7 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच बनानी पड़ेगी, है ना, फिर 9 न्यायाधीशों की बनेगी। इससे अपने डिसीजन को परिवर्तित कर सकती है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अपने डिसीजन को परिवर्तित कर सकती है। और अभी तक के उच्चतम न्यायालय के इतिहास में जो सबसे बड़ी बेंच आवाज नहीं आ रही सर। बेंच थी, उस बेंच में 13 न्यायाधीश थे। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक, यस सुनो। जी क्लियर है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं जब, ओके यस क्लियर है सबको। आगे हम बढ़ते हैं जब न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपको जो है आंकड़े एकत्रित करने पड़ेंगे, तो आंकड़े एकत्रित करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का वर्गीकरण किया गया, उपवर्गीकरण किया गया। और उस उपवर्गीकरण को करने के लिए कई आयोग का गठन किया गया, जिसमें एक था रोहिणी आयोग, जस्टिस रोहिणी आयोग। ठीक है, तो हेडिंग आप चेंज कर लीजिए, अगली हेडिंग आप चेंज कर लीजिए। आज आरक्षण को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति का उपवर्गीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति का उपवर्गीकरण। उपवर्गीकरण, डैश लगाइए, पहला बिंदु आप इसमें लिखिए, पहला बिंदु आप इसमें लिखिए। देखिए, संघ सरकार के द्वारा संघ सरकार के द्वारा पहली बार पहली बार पहली बार अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सेवाओं के लिए पिछड़ी जातियों पिछड़ी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में पिछड़ी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में
पिछड़ी जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण में उपवर्गीकरण हेतु उपवर्गीकरण हेतु उपवर्गीकरण हेतु जस्टिस जस्टिस रोहिणी आयोग जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया। रोहिणी आयोग का गठन किया गया। रोहिणी आयोग का गठन किया गया। पूर्ण विराम। देखिए अब आपका काम क्या होना चाहिए यहाँ पे। अब आप अगर सच में यूपीएससी का स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो रोहिणी आयोग था ये है क्या, रोहिणी आयोग बना कब था, है ना। रोहिणी आयोग कब बना, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने सदस्य थे, है ना, इसकी संरचना कैसी थी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। तो कल जब मैं क्लास लेने आऊँ आपकी, उससे पहले आप रोहिणी आयोग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये सुनो, रोहिणी आयोग के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जी तो कल आप रोहिणी आयोग को कंप्लीट कर लोगे। जी एवरीबॉडी यस सुनो। यस सर। यस ओके, तो कल क्लास होने से पहले रोहिणी आयोग जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखें, उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने थोड़ी सी आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखिए, क्योंकि इससे आगे हम जो है एक इंटरव्यू का क्वेश्चन देखेंगे और उसके तुरंत बाद ही जो मैं आपके लिए क्वेश्चन बैंक बना के लाया हूँ उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। प्रस्तावना को आपने रिवाइज कर लिया होगा अभी तक, ये सुनो, प्रस्तावना रिवाइज कर सर, ली होगी ना अभी तक तो। क्वेश्चन अभी अभी करवाएंगे क्या? हाँ अभी क्लास में डिस्कस करेंगे और वो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको ऐप पर अपलोड भी करवा दूंगा, ठीक है। ओके, जी ओके स्पीड आप अपनी थोड़ी सी मेंटेन रखिए। एक उच्चतम न्यायालय ने, अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के अंदर के अंदर उपवर्गीकरण 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 की याचिका पर उपवर्गीकरण की याचिका पर विचार करते हुए निर्णय सुरक्षित रखा है। निर्णय सुरक्षित रखा है।
सुरक्षित रखा है, पूर्ण विराम, जिसके द्वारा ईवी चिनैयावाद में दिए गए निर्णय में जिसके द्वारा के बाद ये है ईवी निर्णयवाद। हाँ, जिसके द्वारा ईवी चिनैयावाद में दिए गए निर्णय में परिवर्तन स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है क्योंकि चिनैयावाद में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर उपवर्गीकरण से इनकार कर दिया। उपवर्गीकरण से इनकार कर दिया। जिसके परिवर्तित होने की पूरी संभावना है। जिसके परिवर्तित होने की पूरी संभावना है। के साथ में समेट कर रख दिया है। हर एक पॉइंट को, हर एक बिंदु को, हर एक मुद्दे को आपको मैंने लिखवा दिया है, तो कर सकते हो यस और नो। मैसेज सर क्लियर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है और आप हट जा रहे हैं बार बार बीच बीच में। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी प्रॉपर आ रही है आवाज? नो सर, अभी कट रही है।
ये सभी आवाज क्लियर है? ओके, तो ये था आपके आरक्षण। आरक्षण अब कंप्लीट है आपके। तो आरक्षण से के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब आप कर सकते हो। आरक्षण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो अभी। ओके, क्योंकि मैंने सारे पक्षों को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी मुद्दे उठ सकते हैं, उन सारे मुद्दों को मैंने समेटते हुए आपको लिखवा दिया है। अब आपका काम कितना कैसा है, मैंने थाली में परोस के आपको सब कुछ रख दिया है। अब आप सिर्फ खा लो, ठीक है? इतना काम आपके बचा है। तो ये काम तो आप कर सकते हो। ये सुनो, ये सुनो, यस, ओके, ठीक है। वेरी गुड लक्ष्मण ब्रदर, यस राजकुमार, ओके, ठीक है। तो ये आपके पूरा आरक्षण का मुद्दा फिनिश होता है। अब यहाँ पे इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बनता है। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ सकता है कि आप ये बताइए, आप ये बताइए कि आरक्षण जो है, आरक्षण सही है या गलत है? आरक्षण दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? ये बताइए आप। आरक्षण सही है या नहीं? आरक्षण सही है या नहीं? अब ये क्वेश्चन जब भी आपसे आ जाए, तो आप में से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अदर कास्ट से है ना, हो सकता है वो SC ST या OBC से बिलोंग नहीं करते हैं, वो जनरल से हो, है ना, काफी SC ST वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो अब सपोज मैं मान लेता हूँ कि जब इंटरव्यू देने के लिए आप जा रहे हो, तो मान लो आप जो है वो जनरल के स्टूडेंट हो, है ना। अगर आप जनरल के स्टूडेंट हो और इंटरव्यूअर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए आप आरक्षण जो है वो सही है या नहीं, आरक्षण सही है या नहीं, ये आप बताइए, है ना। तो ऐसे ऐसे में जनरल वाला जो कैंडिडेट होगा उसको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो स्टूडेंट है जिसका पिछले साल जो है वो केवल 1 मार्क से कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि जो SC ST वाले हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल गया था। तो आरक्षण का लाभ मिलने के कारण ये बेचारा रह गया था। तो ऐसे में ये यहाँ पे क्या बोलेगा, आरक्षण जो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है। तो ऐसी भावनाएं जो है वो उभर के निकल आती हैं, और जैसे ऐसी भावनाएं उभर के निकल आती हैं तो इंटरव्यूअर क्या सोचता है, मिल गया वो जिसे हमें बाहर फेंकना था। तो इसको यहीं से वो रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, यहीं से उसे रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरी ओर अगर मान लो हम SC का कोई कैंडिडेट है, ये जाता है और इससे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि आरक्षण जो है वो सही है या गलत है। तब ये तो वो वाला है जो कि ऐसे ही बिल्कुल ऐसे फेल होने पे जा रहा था, लेकिन आरक्षण की वजह से ये इसका प्रीलिम्स जो है वो पास हुआ था। तो ऐसे में ये क्या बोलेगा, आरक्षण जो मिलना चाहिए। अब इंटरव्यूअर इससे बोलेगा कि आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, तो ये क्या बोलेगा, बस मिलना चाहिए और क्या मिलना चाहिए, यही बोलेगा, है ना। तो ऐसे में अगर आपको बात करनी है तो आप बात करेंगे संविधान से, आप बात करेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। अपनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी जो भावनाएं हैं उनको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप UPSC के स्टूडेंट्स हो, और UPSC के स्टूडेंट जो है वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना उसको आना चाहिए। आप जब कभी भी बात करेंगे तो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, तो आप जवाब देंगे आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय का एक माध्यम है ना, जो कि हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है, इसलिए आरक्षण जो है वो होना चाहिए। बस ऐसे सिंपल से आप क्वेश्चन बोल दोगे तो ऐसे में इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, इसको संविधान का भी ज्ञान है ना, प्लस ये व्यवहारिक बंदा भी है, व्यवहारिक स्टूडेंट्स भी रहा है। तो हो सकता है कि ये जो बात करेगा वो तथ्यों के आधार पर इसने किया, तो उसको मार्क्स मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा हो जाएगी, है ना। सर दिख नहीं रहा है तो कुछ भी। बोर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा? सर अब दिख रहा है, दिख नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे में आपका जवाब यह होना चाहिए। अब एक दो पॉइंट ऐसे ही, हालांकि हम इसे कल नोट कर लेंगे, आपके आज केवल मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे अगला अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर ये किसी और ने बता दिया तो आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो हर वर्ग को
उचित भूमिका के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में हर वर्ग की उचित भूमिका हमें चाहिए और सभी वर्गों की भूमिका के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों को बराबर का आदर मिलना चाहिए। तो ऐसे में आरक्षण जो है वो सामाजिक न्याय का उपकरण मात्र हो सकता है ना। तो ऐसे में आपके जवाब जो है इससे होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसको हम कल नोट कर लेंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया था, फटाफट उन क्वेश्चंस को हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये रहे वो। चलिए फटाफट सोल्व कीजिए आप इसे, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। क्या आंसर आएगा मैसेज करके आप अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, जवाब नहीं आया आपके, टाइम अप। जवाब भेजिए फटाफट। अनुराधा का डी आया है, लक्ष्मी का भी डी। ओके, मोनिका राजकुमार, ज्योति विभूति, यस डी। मोनिका राजकुमार यस, ज्योति का भी डी। ओके, ऑलमोस्ट ज्यादातर का डी आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, विभूति का आया है। ओके, चेक करते हैं एक बार। तो निम्नलिखित में से कौन से मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना है? देखो, संविधान का भाग माना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी बेरूबा विवाद से। तो बेरूबा विवाद में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो केवल एक मार्गदर्शक का कार्य है, लेकिन वो संविधान का भाग नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारती वही वाद है जिसमें कि मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, और इसी मूल ढांचे में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तीसरा है केशवानंद भारती वाद के बाद जो LIC वाद आया था, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम वाद। इस वाद में भी जो प्रस्तावना है उसको संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया था। यानी कि दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सभी का गलत क्यों आया है इसका रीजन मैं जान सकता हूँ? चलिए कोई बात नहीं, इसको आप सोल्व कीजिए जल्दी से जल्दी आप इसको सोल्व कीजिए। हट गया सर सब। सोल्व कीजिए आप, क्या आंसर आया आपके? किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, हम चेक करते हैं। आप अपना आंसर जो है मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ज्योति का बी, लक्ष्मी का भी बी, राजकुमार बी, यस, लक्ष्मी का डी। चलिए चेक करते हैं एक बार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के लग विभूति का भी डी, मोनिका का। ओके, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल 2 शब्द जोड़े गए। तो 2 शब्द नहीं जोड़े गए थे, बल्कि 3 शब्द जोड़े गए थे, है ना। 3 शब्द कौन से थे? एक था धर्मनिरपेक्षता, एक था समाजवाद, और एक था अखंडता। ये तीनों शब्द उसमें जोड़े गए थे। पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये भी गलत। तीसरा, प्रस्तावना में अब तक नहीं 2 बार नहीं, केवल एक बार ही हुआ है। एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में कौन कौन से सही नहीं है? तो तीनों सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। यस, कितने के सही आए हैं? ओके, विभूति का बिल्कुल सही है, यस, लक्ष्मी का भी सही है। ओके, बिल्कुल गुड, काफी अच्छा जवाब दिया आपने। अगला देखिए आप, जल्दी से सोल्व कीजिए आप।
10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट सोल्व कीजिए। चलिए जवाब दीजिए आप, टाइम आप आपका। लक्ष्मी का डी, ओके दिया है। ज्योति का भी डी, यस। विभूति, राजकुमार, मोनिका, अनुराधा, मोनिका का भी डी, ओके डी, अनुराधा, ओके। चलिए चेक करते हैं एक बार, पूछा क्या गया है। यस, विभूति का भी डी, राजकुमार का ए, ओके। देखते हैं। निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहला क्या है, भारतीय राज्य की प्रकृति, ओके। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक, है ना। ठीक है। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, हमने देखा था न्याय प्रदान करना है। ठीक है। शक्ति का स्रोत, लोग हैं, वह क्या है, शक्ति का स्रोत है। में से भारतीय संविधान नाम देखने को मिलता है, ये सुनो। आवाज अटक रही है सर आपकी। संविधान की आवाज कट रही है। अभी क्लियर है? नहीं सर, अटक ही रही है आपकी आवाज अभी भी। क्वेश्चन को जो कल सोल्व करते हैं, हालांकि आज मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन लेके आया था, टाइम का भी अभी अभाव है। ठीक है, हम कल सोल्व करें इसको, ये सुनो। सर इसका आंसर बता के जाइए, एक सेकेंड, सही है या गलत, इसका बता ठीक है, दीजिए, ये बाकी लास्ट कल। क्वेश्चन, ये लास्ट हम कर लेते हैं, बाकी 10 क्वेश्चन और है वो हम कल करेंगे। ठीक है। तो ओके भारतीय सर। राज्य की प्रगति लोकतंत्रात्मक और गणतांत्रिक है, प्रस्तावना में हमारे लिखा गया है। दूसरा है भारतीय संविधान के उद्देश्य। तो अब संविधान में प्रस्तावना को आप पढ़ते हो तो प्रस्तावना में क्या देखते हो, सामाजिक न्याय आप देखते हो, राजनीतिक न्याय देखते हो, है ना, तो ये भी हमारा सही होगा। तीसरा है संविधान लागू होने की तिथि। तो देखो, संविधान लागू होने की तिथि हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, बल्कि प्रस्तावना में संविधान को जो आत्मार्पित किया था हमने, जो अधिनियमित किया था, उसकी तिथि का उल्लेख है। और वो तिथि कौन सी थी, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का जिक्र है हमारी प्रस्तावना में। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, संविधान लागू होने की तिथि, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं है। अगला है भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत। तो हम भारत के लोग लिखा गए हैं प्रस्तावना में, तो ये भी हमारा सही होगा। यानी कि कितने, तो 1 2 आंसर सी 3 सही होगा है। सर। हाँ, सी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल देखते हैं। ओके, यस थैंक सर। यू, हैव अ नाइस डे।